मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिल सके कि मैं ऐसे ही वीडियोस आप सबके लिए लाता रहूं। ठीक है, तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज का सेशन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में। तो गाइज उम्मीद करता हूं आपको जो स्क्रीन है वो विजिबल होगा। सबसे पहला हमारे पास जो फंक्शन आता है जिसको हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है? एक ऐसा फंक्शन होता है जहां पे एक्स की टर्म्स में जो है फंक्शन को लिखा जाए और एक्स की सारी पावर्स जो है वो होल नंबर हो। ठीक है, एक्स के टर्म्स में फंक्शन लिखा जाए, ठीक है, एक्स की टर्म्स हो एंड एक्स की सारी पावर, सारी जो पावर्स है, सारी पावर होल नंबर हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल फंक्शन बोलते हैं। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। आपने पॉलिनोमियल फंक्शन का डेफिनेशन तो बता दिया, कैसा उसका चरित्र, कैसा वो दिखता है, चित्र बता दीजिए। मैं एक फंक्शन ले रहा हूँ एफ एक्स, तो अगर ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, एफ एक्स जो है वो अगर पॉलिनोमियल फंक्शन है तो वो कैसे दिखेगा? ए नॉट मल्टीप्लाइड बाई एक्स एन प्लस ए वन एक्स एन माइनस वन, पावर एक एक करके घटती जाएगी टिल हमारे पास प्लस ए एन जहां तक नहीं रहता। ठीक है, तो अब जो है ये जो ए एन है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ बता देता हूँ आपको। यहाँ पे ये जो ए एन आती है इसे हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। इस पूरे पॉलिनोमियल का कांस्टेंट टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म आ गया। ठीक है सर, और ये जो ए नॉट आपको दिख रहा है ना गाइस, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? लीडिंग कोफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीडिंग कोफिशिएंट, बिकॉज यहीं से हमारे पास ये स्टार्ट हुआ है तो इसका पहला कोफिशिएंट ए नॉट है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लीडिंग कोफिशिएंट बोलते हैं, जिसकी डिग्री जो है वो एन होती है। ये आपको दिख रहा है आपको। ठीक है, अच्छा, ग्राफ जो है पॉलिनोमियल फंक्शन का वो कॉन्टिन्यूस होता है, टूटेगा नहीं। ठीक है, तो ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन हमारे पास क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है। अगर आपको जानना है कि कॉन्टिन्यूअस फंक्शन क्या होता है या कंटिन्यूअस क्या होता है, तो हमारे पास आपको जो है, मैंने कैलकुलस का रिवीजन वाला सेशन प्लेलिस्ट में यहाँ पे पिन कर दूंगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। वहाँ पे मैंने सारे कैलकुलस को पूरा इन्वॉल्व किया है, तो उसमें कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर में आपको इसके बारे में नॉलेज मिल जाएगी। ओके, अब बात कर लेते हैं गाइज हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, जो बवाल पॉइंट मैं बोलूँगा। रेंज जो है हमारे पास, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेंज ऑफ ऑड ऑर्डर या फिर ऑड डिग्री पॉलिनोमियल, मतलब जैसे ऑड डिग्री मतलब अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है या फिर सिक्स का पावर का पॉलिनोमियल है, तो हमेशा जो है इसका जो रेंज होगा वो हमारे पास क्या होगा? कंप्लीट सेट होगा रियल नंबर का। तो कंप्लीट रियल नंबर सेट होता है, कंप्लीट रियल नंबर सेट होता है, मतलब हमारे पास जो रेंज है दैट इज रियल नंबर होता है अगर ये ऑड ऑर्डर है तो। ठीक है, मतलब 3 5 6 ऐसा, 6 कह रहा हूँ, 3 5 9 ऐसा होना चाहिए तभी ये पॉसिबल है या ये वैलिड है। ओके, अगर लीडिंग कोफिशिएंट हमारे पास, यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ पे अगर लीडिंग कोफिशिएंट जो ए नॉट की वैल्यू है, लीडिंग कोफिशिएंट इस केस में जो ए नॉट है उसकी वैल्यू अगर 1 होती है तो हम इसे क्या बोलते हैं? मोनिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। मोनिक पॉलिनोमियल इसका अलग सा नाम है, वो आपको ध्यान रखना है, जिसमें ए नॉट जो है वो हमारे पास 1 के बराबर हो। ओके, तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है। किसके बारे में? यहाँ पे हमने दी है जानकारी पूरे पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में, जो कि आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। ठीक है, अब बढ़ते हैं गाइज नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर, जो कि होने वाला है हमारे पास नेक्स्ट क्या बोलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे फंक्शन होने वाला है। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने इसे नोट कर लिया है तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहला हम लोगों ने फंक्शंस यहाँ पे कर लिया है। रेंज के बारे में मैंने आपको बता दिया है। रेंज ऑफ अ ऑड डिग्री पॉलिनोमियल इज कंप्लीट सेट, और कैसे दिखता है, क्या क्या होता है, मैंने आपको डेफिनेशन यहाँ पे बता दी है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन की ओर, जो कि होने वाला है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ओके, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब गाइस ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता क्या है? y बराबर या फिर एफ एक्स मान लेते हैं, दैट इज अगर ऐसा कोई फंक्शन इस रूप का आपको दिखे तो समझ जाना है कि हमारे पास ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। यहाँ पे कंडीशन क्या होती है कि a जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, a 0 से कम नहीं हो सकता, मतलब नेगेटिव में नहीं आ सकता, एंड a शुड नॉट बी इक्वल टू 1। ये दो कंडीशन है, तभी जाके ये पॉसिबल होगा। एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं किसका, पॉलिनोमियल फंक्शन का, सॉरी पॉलिनोमियल कह रहा हूँ, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, तो एफ एक्स बराबर हमारे पास क्या हो सकता है? एफ एक्स बराबर 2x हो गया, ठीक है, या फिर हाफ एक्स हो गया, मान लेते हैं हाफ टू द पावर एक्स हो गया। ऐसी जो फंक्शंस होती हैं गाइज उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शंस बोलते हैं। ओके, 3x ऐसे ही चलता जाएगा, बहुत कुछ हो सकता है, वो आपके ऊपर है। बात करता हूँ अगर मैं ग्राफ की, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस फंक्शन का। ग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखना है।
ग्राफ की अगर मैं बात करूं, दो हमारे पास यहाँ पे ग्राफ बनते हैं। कौन से बताता हूं आपको। सबसे पहला ग्राफ हम लोग बनाते हैं कुछ इस तरह से, थोड़ा सा लाइन सीधा करना पड़ेगा, यस, और यहाँ पे ऐसे, चलो ठीक है, ये नॉर्मल दिख रहा है आपको, हाँ। अब अगर मैं ग्राफ बनाता हूं, अगर इस केस में हमारे पास a जो है वो ग्रेटर देन 1 है, इसके लिए हमारे पास ग्राफ बनाता हूं, तो क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह से हमारे पास ग्राफ आता है, और ग्राफ जो है वो कट करता है y एक्सिस को एट 0,1। 0,1 में हमारे पास ये ग्राफ जो है वो कट करता है। ये किसके लिए ग्राफ है, y बराबर ax के लिए ग्राफ हमारे पास इधर है, करेक्ट है। किसके लिए, जब a जो है वो ग्रेटर देन हमारे पास क्या हो, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 के बराबर नहीं हो सकता, ग्रेटर देन 1 ही है, टू द पावर x हो गया, या ऐसे करके हमारे पास इधर ये इसका ग्राफ हो गया। बात कर लेते हैं दूसरे ग्राफ की। अगर हमारे पास यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे a की वैल्यू, अगर a की वैल्यू हमारे पास, a की वैल्यू हमारे पास 0 से और 1 के अंदर लाई करती है, 0 से 1 के अंदर लाई करती है, तो हमारे पास इसका ग्राफ कैसे दिखेगा, डेट इज कुछ इस तरह से हमारे पास यहाँ पे दिखने वाला है। ये सेम जगह गाइस 0,1 में ही कट करेगा, ये तो हमारे पास परमानेंट है, यहाँ पे 0,1 में कट करती है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। बट ए के वैल्यू पे डिपेंड करता है कि आप क्या करोगे। तो यहाँ पे ये जो है जानने वाली बात है, ये हमारे पास क्या हो गया, ए वाई बराबर ए एक्स वाला ही हमारे पास इधर ग्राफ है, बट ये जो है डिक्रीजिंग हमारे पास यहाँ पे ग्राफ है, डिक्रीजिंग फंक्शन है ये हमारे पास, या डिक्रीजिंग ग्राफ है। बट इस केस में अगर ये हमारे पास क्या होगा, पहले लिख देता हूँ, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग ग्राफ है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास ए की वैल्यू क्या है, अगर हमारे पास ए की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो हमारे पास एक इंक्रीजिंग ग्राफ बनता है, एक्सपोनेंशियल जो है इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। और अगर हमारे पास ए की वैल्यू 0 और 1 से लाई करती है तो एक डिक्रीजिंग फंक्शन या डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल ग्राफ हमें मिलने वाला है। बात करता हूँ अगर मैं इसके डोमेन और रेंज की, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस फंक्शन की डोमेन की, दैट इज वैल्यूज ऑफ एक्स दैट बिलोंग्स टू, हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिलोंग करता है -∞ से लेकर इन्फिनिटी तक, और हमारे पास रियल नंबर, ये हो गया हमारे पास क्या, उसका डोमेन। डोमेन की अगर मैं बात करता हूँ ये हो गया है। और अगर मैं रेंज की बात करूँ, दैट इज वैल्यूज ऑफ वाई वेयर द फंक्शन गिव्स क्या बोलते हैं, आउटपुट, तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे जो डोमेन होता है दैट इज 0 से लेकर इन्फिनिटी तक होता है। डोमेन कह रहा हूँ, रेंज जो होता है वो हमारे पास 0 से लेकर इन्फिनिटी तक होता है, दैट इज आर पॉजिटिव, मतलब सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है। आप खुद ग्राफ से भी पता लगा सकते हो। अगर मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू देता हूँ ये, तो हमें वो ग्राफ जो है वो हमेशा वाई एक्सिस के ऊपर रखा हुआ है, मतलब वाई एक्सिस के नीचे कभी भी हमारे पास ग्राफ नहीं आया है, इसीलिए ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ एक्स जो है यहाँ पे हमारे पास वैलिड होंगी, ठीक है, गॉट इट। तो रेंज और हमारे पास डोमेन के बारे में पता चल गया है, ठीक है, ओके, समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं गाइस नेक्स्ट टॉपिक की ओर या नेक्स्ट कंसेप्ट्स की ओर। अब गाइस बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ हमारे पास यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अगर मैं प्रॉपर्टीज की बात करूँ तो 2-3 फंक्शंस मतलब प्रॉपर्टीज हैं जो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। कौन से वो प्रॉपर्टीज हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टी जो आता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है हमारे पास, फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव ऑलवेज हमारे पास ये रहता है, मतलब कभी नेगेटिव नहीं होगा, ये मैंने बताया क्योंकि रेंज जो है वो आर पॉजिटिव है, ठीक है। दूसरी बात ये है हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी, अगर a टू द पावर x एक फंक्शन है इज इक्वल टू a टू द पावर y है, तो हम लोग ये कमेंट कर सकते हैं कि x जो है वो ग्रेटर देन y है, ग्रेटर देन और इक्वल टू y इफ a जो है वो हमारे पास ग्रेटर देन 1 है, और x जो है वो हमारे पास लेस देन और इक्वल टू y होगा इफ हमारे पास यहाँ पे a की 0 से लेकर a की वैल्यू 0 से लेकर 1 होगी। ये आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये ध्यान रखना है। तो ये हो गया हमारे पास क्या, ये जो है मैंने इक्वालिटी के लिए बताया था, मैंने यहाँ पे इक्वल टू का साइन दे दिया, तो ये मैं यहाँ पे हटा के क्या कर दूंगा, अगर हमारे पास ए एक्स जो है वो हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू ए वाई है तो हमारे पास ये कंडीशंस फुलफिल होगी। और अगर यहीं पे अगर a टू द पावर x इज इक्वल टू a टू द पावर y होता तो मैं क्लियरली x बराबर y बोल देता, ठीक है, गॉट इट। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। बाकी जो रेंज और ग्राफ है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है फंक्शन, जिसका नाम है लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आप नोट कर लीजिए और आगे बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट फंक्शन की ओर। अब गाइज बात कर लेते हैं हम अपना थर्ड और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा फंक्शन जिसका नाम है लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन होता क्या है, कभी भी आपके सामने अगर लॉग बेस में कुछ नीचे कुछ लिखा हो, पाताल में कुछ लिखा हो, ठीक है, पाताल में कुछ लिखा हो,
और स्वर्ग में कुछ लिखा हो कुछ इस तरह से, ठीक है। तो आपको समझ जाना है जो ए है, ठीक है, मतलब ये रिप्रेजेंट क्या करता है ये चीज, डेट बी की पावर क्या रखे कि ए बन जाए, बी की पावर क्या, ऐसा हम लोग बी की पावर ले सकते हैं, क्या रखें जिससे ए बन जाए, ठीक है। इसका जो हमारे पास मतलब समझने वाली बात है, ये हमारे पास ये होता है। अब सर बी की पावर क्या रखें कि हमारे पास ए बन जाए, अगर मैं एग्जांपल यहाँ पे एक लेता हूँ, ठीक है। मान लो लिखा हुआ है कि log 3 बेस 327, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास में 3 के पावर में ऐसा क्या रखूं कि हमारे पास 27 बन जाए। ऑफ कोर्स मेरे को 3 रखना पड़ेगा तभी जाके 27 बनेगा, ये जो है पावर हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, बेसिक डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ओके। ये हमारे पास क्या हो गया है, बेसिक डेफिनेशन लॉगरिथम का। बाकी हमारे पास जो b है यहाँ पे कभी भी अगर लिखा हो, हमारे पास यहाँ पे लिख देता हूँ, जो log बेस b है हमारे पास, ये a है अगर ऐसा लिखा है, तो ये जो है हमारे पास क्या होता है, नंबर, ये क्या होता है, बेस, ठीक है, बेस, ओके। और डेफिनेशन मतलब जो हमारे पास जवाब आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पावर बोलते हैं। ऑफ कोर्स इसकी पावर रखेंगे तभी जाके हमारे पास आंसर आएगा। गॉट इट, ठीक है। अब इसमें कुछ कंडीशंस हमारे पास इधर होना चाहिए तभी जाके ये ट्रू होता है। वो कंडीशंस क्या है, कंडीशंस हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन है, मैं वो कंडीशंस यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। कंडीशन ऑफ लॉगरिथमिक क्या क्या है गाइस, आपको सबसे पहले ए जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो बी है वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, एंड बी 1 के बराबर नहीं हो सकता, बी 1 के बराबर नहीं हो सकता। एक साथ ये ट्रू होगा तभी जाके लॉगरिथमिक फंक्शन वैलिड है, एक साथ हमारे पास ये ट्रू होना पड़ेगा ये सबको, ठीक है। गॉट इट, ओके। अगर मैं बात करूं यहाँ पे fx, मतलब जो फंक्शन हमारे पास आ जाता है fx इज इक्वल टू log ए एक्स, मैंने मान लिया ए जो है वो हमारे पास बेस हो जाएगा, एक्स जो है वो हमारे पास नंबर हो जाएगा, ऐसे कुछ हमारे पास यहाँ पे फंक्शन है। तो क्लियरली मैं यहाँ पे डोमेन की अगर मैं बात करूँ लॉगरिथमिक फंक्शन का डोमेन अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, तो डोमेन जो एक्स की वैल्यूज हैं दैट बिलोंग्स टू हमारे पास 0 से लेकर इन्फिनिटी, हम लोग कोई भी वैल्यू यहाँ पे डाल सकते हैं। 0 नहीं डाल सकते बिकॉज ए जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, बी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इसीलिए हमारे पास जो यहाँ पे डोमेन आ जाता है वो हमारे पास क्या आता है, 0 से लेकर इन्फिनिटी हमारे पास इधर आता है। अगर मैं रेंज की बात करूँ दैट इज वैल्यूज ऑफ वाई, अगर मैं एक्स की वैल्यू कोई भी डालता हूँ तो आउटपुट क्या आएगा, तो वैल्यूज ऑफ वाई जो है वो कितना होगा, दैट इज ऑल रियल नंबर्स, और हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक सारे वैल्यूज आ जाएंगी। अगर मैं बात करता हूँ इसके ग्राफ्स की, तो ग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है, मैं यहाँ पे बनाने की यहाँ पे कोशिश करता हूँ। अगर मैं लॉगरिथमिक जो है हमारे पास ग्राफ बनाता हूँ यहाँ पे, तो सिमिलर हमारे पास 2 ग्राफ्स यहाँ पे बन के आएंगी कुछ इस तरह से। एक पहला ग्राफ हो गया ये हमारे पास, इसमें क्या होता है, पहले ग्राफ में अगर हमारे पास ए ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, अगर ए जो है वो ग्रेटर देन 1 है तो क्या होगा, एंड ए, तो यहाँ पे कैसा ग्राफ आता है, कुछ इस तरह से हमारे पास यहाँ पे ग्राफ आता है। ये जो पॉइंट है हमारे पास 1,0 वाला पॉइंट होता है, 1,0 वाला पॉइंट होता है, ये होता है हमारे पास यहाँ पे। अब गाइस बात कर लेते हैं हमारा जो सेकंड वाला ग्राफ है। ये जो ग्राफ है हमारे पास ए अगर 1 से बड़ा है तो कुछ इस तरह से आएगा। अगर हमारे पास यहाँ पे ए 0 से 1 के बीच लाई करता है तो कैसा ग्राफ आएगा वो मैं आपको बना के बताता हूँ, ठीक है। अगर हमारे पास ए, एक सेकेंड, थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे हो गया, यहाँ से जाएगा हमारे पास, हाँ ठीक है, थोड़ा सा आगे आ रहा है, कुछ इस तरह से जाएगा, यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है। तो ये गाइस जो ग्राफ है हमारे पास ये 1,0 ही होगा, ठीक है। बट यहाँ पे डिक्रीजिंग ग्राफ बनता है, जैसे हमारे पास एक्सपोनेंशियल में बना था वैसे ही सिमिलर ग्राफ रहता है, बट वहाँ पे एक्स एक्सिस में वाई एक्सिस में होता है, यहाँ पे एक्स एक्सिस में कट करता है ग्राफ को। ये किसके लिए है, जब हमारे पास यहाँ पे ए की वैल्यू जो है वो 0 और 1 के बीच लाई करे तो कुछ इस तरह से डिक्रीजिंग ग्राफ बनता है। और अगर हमारे पास 0 एक्स की वैल्यू 1 ए मतलब ए की वैल्यू जो है वो 1 से बड़ी होती है तो हमारे पास इंक्रीजिंग ग्राफ बनता है। तो गाइस लॉगरिथमिक का ग्राफ मैंने आपको समझा दिया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमारे पास रोल प्ले करते हैं पूरे फंक्शंस में। तो आपको इनका डोमेन, रेंज एंड ग्राफ के बारे में तो पता होना ही चाहिए। तो अब गाइज हमारे पास यहाँ पे दोनों फंक्शंस के बारे में हम लोगों ने बता दिया है, ग्राफ, डोमेन, रेंज सबके बारे में बता दिया है। अब जो है गाइज हमारे पास यहाँ पे मैं
इनके जो है लॉगरिथमिक फंक्शन का प्रॉपर्टीज के बारे में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट पेज में इसको बताऊंगा सारे प्रॉपर्टीज को। तो गाइज अब हम लोग बात करने वाले हैं लॉगरिथमिक फंक्शंस के प्रॉपर्टीज के बारे में। तो सबसे पहला जो हमारे पास प्रॉपर्टी आ जाता है, उससे पहले मैं यहाँ पे लिखवा दूँ कुछ और चीज़ें। अगर हमारे पास log a प्लस बी यहाँ पे लिखा हुआ है तो ये हमारे पास वैलिड होना चाहिए, तभी प्रॉपर्टीज भी वैलिड होंगी। तो ये जीरो के बराबर मतलब बड़ा होना चाहिए जीरो से, b जो है वो जीरो से बड़ा होना चाहिए, एंड b शुड नॉट बी इक्वल टू 1। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। जो प्रॉपर्टी सबसे पहला आता है, मान लेते हैं हमारे पास log a बेस a m लिखा है प्लस log बेस a n लिखा है। अगर बेस सेम है गाइज तो हम इसे क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों के नंबर्स को। तो कुछ इस तरह से हमारे पास यहाँ पे log बेस a m n के बराबर आ जाएगा। सिमिलरली अगर हमारे पास यहाँ पे जो है डिवीजन में अगर गिवन है तो कैसे करेंगे, अगर हमारे पास पहले तो मतलब माइनस में अगर गिवन है log a m माइनस log बेस a n अगर गिवन है तो दोनों को हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं। सिंपल सी बात ये हो जाएगी, log हमारे पास बेस a m बाई n के बराबर हो जाएगा। गॉट इट। अब जो है हमारे पास और एक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो है मैं थर्ड में अलग कलर से लिखता हूँ। कभी अगर हमारे पास log a की पावर हमारे पास कुछ दे रखी है, y दे रखी है, एंड यहाँ पे m की पावर मान लेते हैं x दे रखी है, तो हमें क्या कर देना है, यहाँ पे सिंपल सी बात है, समझना है आपको। n को हम लोग यहाँ पे न्यूमरेटर में ले आएंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर में, और y को जो है यहाँ पे डिवाइड कर देंगे जो है यहाँ पे क्या बोलते हैं डिनोमिनेटर में। तो जो आंसर आएगा डेट इज x अपॉन वाई log a बेस मतलब बेस a m के बराबर आ जाएगा। करेक्ट है। चौथी प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूँ, चौथा प्रॉपर्टी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कभी भी अगर हमारे पास log बेस बी ए लिखा हो तो हम इसे, अगर हमें दूसरा एक बेस लाना है तो हम क्या करेंगे, सीधी सी बात ये है, हम लोग दूसरा बेस फॉर एग्जांपल सी ला रहे हैं तो सी ए डिवाइड कर देंगे log हमारे पास सी बी के साथ, सॉरी बी कह रहा हूँ, बी के साथ। ठीक है, कुछ इस तरह से हमारे पास यहाँ पे यूज़ करना है। अगर कभी हमारे पास लॉगरिथमिक फंक्शन जो है वो मल्टीप्लिकेशन में हो, क्या हो, मल्टीप्लिकेशन में हो, यहाँ पे फिफ्थ वाला लिख रहा हूँ मैं। मान लेते हैं हमारे पास log बेस बी ए लिखा है मल्टीप्लाइड बाई log बेस सी बी लिखा है। आपको ये और ये दोनों सेम होना चाहिए, तभी आप मल्टीप्लाई कर पाओगे, ये जो प्रॉपर्टी है वो वैलिड होगा। बी और बी एक हमारे पास कांस्टेंट होना चाहिए या फिर एक जो है सेम होना चाहिए। तो हम बी को हटा के सिंपल सी बात है log सी ए लिख सकते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कभी कभी क्वेश्चंस में, ज़्यादातर क्वेश्चंस में ये यूज़ होता है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो जो हमारे पास होने वाला है छठा प्रॉपर्टी, ठीक है, डेट इज कभी भी अगर हमारे पास ए की पावर में हमारे पास मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन में log लिखा हो, log बेस सी बी लिखा है जस्ट इन केस, ठीक है, और यहाँ पे बराबर हो जाएगा, वो किसके बराबर हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू बी log सी बेस ए। log सी बेस ए हम लोग मतलब यहाँ पे नंबर्स को इंटरचेंज कर सकते हैं अगर ए की पावर में log लिखा हुआ है तो। करेक्ट है। अब बढ़ते हैं गाइज हम लोग आगे, नेक्स्ट हमारे पास जो यहाँ पे प्रॉपर्टी आता है लॉगरिथमिक का, कभी भी अगर अल्फा जो है वो हमारे पास बीटा के बराबर, अल्फा टू द पावर बीटा है इज इक्वल टू अल्फा टू द पावर अगर बीटा है तो हम उसे क्या लिख सकते हैं, दैट इज ई टू द पावर हमारे पास यहाँ पे बीटा ln अल्फा के बराबर हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, बिकॉज ई टू द पावर ln कुछ भी यहाँ पे नंबर फॉर एग्जांपल समथिंग इज इक्वल टू हमारे पास दैट नंबर समथिंग, बिकॉज ई टू द पावर जो है वो हमारे पास इसके बराबर आता है। करेक्ट है, ये मैंने आपको यहाँ पे एक छोटी सी पॉइंट बता दी है। बढ़ते हैं आगे, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे ये जो यहाँ पे जो मैंने अभी बताया ऊपर ln x जो होता है ना गाइज, नेचुरल लॉग जिसे हम लोग बोलते हैं, ln x जो है वो हमारे पास यहाँ पे log e टू द पावर x के बराबर होता है, जहाँ पे e जो है वो हमारे पास एक्सपोनेंट फंक्शन होता है, e की पावर जो वैल्यू होती है वो अप्रोक्सीमेट 2.72 के करीब हमारे पास इधर आती है। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। यहाँ पे जो मैंने बताया आपको, फॉर एग्जांपल अगर e टू द पावर ln अल्फा लिखा हुआ है तो उसे हम लोग अल्फा बोलेंगे, बिकॉज e टू द पावर ln जो है वो हमारे पास नलीफाई होके अल्फा निकल के आ जाता है। ओके, गॉट इट। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, यहाँ पे आठवां जो फंक्शन होगा, आठवां प्रॉपर्टी होगा वो बता देता हूँ। यहाँ पे आठवां यहाँ पे लिख देता हूँ कहीं, हाँ ठीक है। कभी भी अगर हमारे पास यहाँ पे log ए बेस ए बी लिखा है मल्टीप्लाइड बाई log बेस बी ए लिखा है तो इसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है।
अगर कहीं सिर्फ बेस का इंटरचेंज हुआ है तो ये हमारे पास 1 के बराबर आता है, बट अगर बेस ही अलग है, लाइक यहाँ पे आप 5 नंबर में देख सकते हो लॉग बेस बी ए लिखा हुआ है मल्टीप्लाइड बाई लॉग बेस सी बी लिखा हुआ है, तो हमारे पास जो है यहाँ पे बेस जो कॉमन बेस है उसे हटा देते हैं, मतलब कॉमन नंबर जो है वो हटा के लॉग सी बेस सी ए आ जाता है। बट यहाँ पे गाइस बेस जो है वो इंटरचेंज हुआ है सिर्फ ए और यहाँ पे बी है, तो इसकी वैल्यू जो है 1 के बराबर आती है। तो गाइज उम्मीद बेसिकली हम लोगों ने सारे यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं जितने प्रॉपर्टीज इसके थे, ठीक है। अब जो है हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी के बारे में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, जो कि लॉगरिथम का लास्ट टॉपिक होने वाला है। उसके बाद हम लोग मूव करने वाले हैं नेक्स्ट फंक्शन की ओर, ठीक है। तो गाइज अब हम लोग बात करने वाले हैं लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी के बारे में। तो सबसे पहले अगर मैं लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी के बारे में बात करता हूँ, कभी भी अगर हमारे पास लॉग बेस बी ए के बारे में ऐसा कुछ इनइक्वालिटी दे रखा है कि वो ग्रेटर दैन इक्वल टू सी, कोई नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, दे रखी है, तो हम इसका जो इनइक्वालिटी है वो क्या हो जाएगा, हमारे पास अगर ये गिवन है तो हमारे पास ए जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू हमारे पास बी टू द पावर सी के बराबर होगा, पहली बात तो ये। और हमारे पास ए टू द पावर लेस देन और इक्वल टू बी टू द पावर सी तब होगा, कब, कौन से केसेस में, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर गाइज हमारे पास b जो है वो ग्रेटर देन 1 है, तो हमारे पास जो a मतलब जो इनइक्वालिटी बनेगी वो ये बनेगी। और अगर हमारे पास जो b की वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच लाई करती है, तो हमारे पास यहाँ पे जो इनइक्वालिटी बनेगी वो हमारे पास ये फॉलो होगा, ठीक है। अगर हमारे पास कुछ दो फंक्शंस लॉगरिथमिक फंक्शंस गिवन है, फॉर एग्जांपल दिस, हमारे पास यहाँ पे लॉग b मतलब बेस बी ए दे रखा है ग्रेटर देन इक्वल टू हमारे पास लॉग बेस बी सी, कुछ इस तरह का दे रखा है, तो हम इससे क्या कमेंट कर सकते हैं, या इससे जो इनइक्वालिटी बन के आएगी वो क्या हो जाएगा, ए जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू सी होगी इफ हमारे पास क्या होगा बताता हूँ, और ए लेस देन और इक्वल टू सी होगी कब बताता हूँ, ठीक है। ए जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू सी होगी जब हमारे पास बी ग्रेटर देन 1 हो, और ए जो है लेस देन हमारे पास यहाँ पे सी होगी इफ बी जो है वो 1 से छोटी हो। अगर 1 से छोटी है तो दिस, एंड अगर 1 से बड़ी है तो दिस वाला फॉलो होने वाला है। तो ये लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी है, ज़्यादातर काम कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना है, पूछ लिया जाता है मतलब क्वेश्चन के बीच में ये जब यूज़ होती है। और एक बात जो मैं आपको नोट करवाना चाहता हूँ, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, वेरी 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 टू द पावर इन्फिनिटी हमारे पास यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। क्या है, जब भी कभी लॉग आएगा पर्सनल डोमेन, ध्यान रखें, पर्सनल डोमेन के बारे में ध्यान रखें, पर्सनल डोमेन का ध्यान रखें। क्या है सर वो पर्सनल डोमेन, बता दीजिए आप, ठीक है। क्या है, मैंने बताया था सबसे पहले जब हमने लॉग शुरू किया तभी बताया था, बट फिर से बता दे रहा हूँ बिकॉज आप लोग पूछोगे तो बताना तो पड़ेगा ही, मैं बहुत ही शर्मा जाऊंगा नहीं तो नहीं बताया तो, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास जो ए की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, बी की वैल्यू जो है वो हमारे पास ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, और ऑफकोर्स जो बी है वो हमारे पास 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ जो है यहाँ पे कंडीशन है या डोमेन है, पर्सनल डोमेन किसकी, लॉग की, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो गाइस इसी के साथ हमारे पास लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी भी खत्म होता है। अब हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट इनइक्वालिटी जिसका नाम है मॉड्यूलस इनइक्वालिटी। क्या है, मॉड्यूलस इनइक्वालिटी के बारे में बात करने वाले हैं, तो चलिए बात करते हैं एक साथ, एक सेकेंड। तो गाइज अब हम लोग बात करने वाले हैं मॉड्यूलस फंक्शन के बारे में, जिसे हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव वैल्यू को रिपोर्ट किया जाता है। अगर मैं बात करूँ कैसे दिखता है मॉड्यूलस फंक्शन, एफ एक्स जो है वो कुछ इस तरह से होगा, हमारे पास मॉड एक्स हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, और मॉड एक्स की वैल्यू हमारे पास एक्स आएगी अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और माइनस एक्स आएगी यहाँ पे मॉड एक्स जिसे हम लोग बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है, मॉड से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो मॉड एक्स की वैल्यू एक्स आएगी जब हमारे पास यहाँ पे एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो, और माइनस एक्स आएगी अगर हमारे पास एक्स की वैल्यू जो है वो हमारे पास लेस देन 0 हो, ठीक है, गॉट इट। तो ये है हमारे पास बेसिक डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन, जिसे हम लोग रियल वैल्यू या एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी बोलते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ इसके ग्राफ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, ठीक है, कुछ कैसा दिखता है हमारे पास ग्राफ। गाइस अगर मैं ग्राफ की बात करूं हमेशा ये पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू कोई भी रखता हूं तो भी हमें वो पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो इसीलिए हमारे पास यहाँ पे कुछ इस तरह से ग्राफ इसका दिखता है। यहाँ पे y बराबर x ग्राफ बनेगा, यहाँ पे हमारे पास y इज इक्वल टू माइनस एक्स ग्राफ बनने वाला है, बिकॉज y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी, दैट्स वाई दिस इज द ग्राफ ऑफ y बराबर मॉड x, ठीक है। बात करूँ अगर मैं इसके डोमेन की, डोमेन जो हो जाएगा दैट इज वैल्यूज ऑफ x,
ठीक है, वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू, हमारे पास कहीं भी आप कोई सा भी वैल्यू दे सकते हो, रियल नंबर वैल्यू होना चाहिए, नेगेटिव रियल नंबर हो सकता है, पॉजिटिव रियल नंबर भी हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे रेंज ऑफ दैट मॉड्यूलस फंक्शन बात करूँ, रेंज दैट इज वैल्यूज ऑफ y की, तो ये होता है हमारे पास 0 से लेकर हमारे पास इन्फिनिटी, बट पॉजिटिव में, ठीक है। आप 0 हो सकता है वैल्यू, ये इन्फिनिटी मतलब नेगेटिव y कभी भी नहीं आने वाला है, मतलब आप कह सकते हो कि ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। अब हम लोग बात कर लेते हैं गाइज इसके प्रॉपर्टीज के बारे में, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूँ प्रॉपर्टीज की, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन की, सबसे पहला जो हमारे पास प्रॉपर्टी आता है वो आपको यहाँ पे लिखवाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ एक पॉइंट, जब भी कभी मॉड्यूलस क्वेश्चन में आए, जब भी मॉड्यूलस पूछा जाए, मॉड्यूलस आए, पहले उसको हटाओ पहले उसको हटाओ, क्योंकि गाइज ये जो है हटाएंगे कैसे, ऊपर वाले जो मैंने आपको डेफिनेशन बताया है, डेफिनेशन को यूज करके हमें इधर हटाना है। सेकंड, वो मैं जब आपको क्वेश्चंस कराऊंगा मॉड्यूलस फंक्शन के, आपको और क्लैरिटी मिलने वाली है, जो मैंने लाइन यहाँ पे लिखवाया है। सेकंड, अगर मैं प्रॉपर्टी की बात करूँ, अगर कभी भी अंडर रूट स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो दैट इज इक्वल टू हमारे पास मॉड एक्स के बराबर आता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड जो हमारे पास प्रॉपर्टी है, कभी भी अगर मॉड एक्स जो है वो अल्फा के बराबर दे रखा है, तो हमारे पास हम लोग ये लिख सकते हैं कि x जो है वो प्लस एंड माइनस अल्फा के बराबर है। ओके, चौथी प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। चौथी प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। चौथी प्रॉपर्टी क्या है, मैं यहाँ पे लिखवाता हूँ चौथी प्रॉपर्टी को। अगर कभी भी हमारे पास x प्लस वाई का मॉड दिया है, तो वो बराबर होता है किसके, मॉड x, मतलब मॉड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट प्लस के साथ हो सकता है, करेक्ट है, ठीक है, ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। अगर मतलब हमारे पास ये कब जो है डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, कंडीशन होगी, वो कंडीशन क्या है, अगर हमारे पास x और y दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है वो नेगेटिव आ रहा है, तो ही हम इसे डिस्ट्रीब्यूट करके लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर हमारे पास कभी भी मॉड x माइनस वाई दे रखा है, तो हम इसे जो है मॉड x माइनस मॉड y लिख सकते हैं, बट इसकी भी एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है, अगर हमारे पास मतलब इसकी कंडीशन जो है वो हमारे पास इस दोनों की मल्टीप्लिकेशन x मल्टीप्लाइड बाय y ग्रेटर देन 0 आनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, मतलब दोनों का सेम साइन होना चाहिए, x और y के सेम साइन होना चाहिए, और x और y का ऑपोजिट साइन होना चाहिए। मतलब यहाँ पे x y ऑपोजिट साइन के अगर हैं, तो हमारे पास हम इसे लिख सकते हैं ऑपोजिट साइन के हैं, और यहाँ पे हम लोग इसे कमेंट कर सकते हैं क्या, कि x और y जो है वो हमारे पास सेम साइन के अगर हैं, तो हम इसे लिख सकते हैं, करेक्ट है। तो ये हो गई मॉड्यूलस फंक्शन और मॉड्यूलस फंक्शन के प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट फंक्शन, जिसका नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जिसे हम लोग GIF भी बोलते हैं, या कोई लोग जेंट फंक्शन भी बोला जाता है, बॉक्स फंक्शन, स्टेप अप फंक्शन, ये सब भी बोला जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, हम लोग इसे डिस्कस करने वाले हैं इस टेस्ट फंक्शन के बाद। ओके, तो गाइज अब हम लोग बात करने वाले हैं, किसकी बात करने वाले हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। होता क्या है ये फंक्शन, जिसे हम लोग बॉक्स फंक्शन, स्टेप अप फंक्शन भी बोलते हैं। होता क्या है ना, एग्जांपल के तो समझता हूँ, जैसे इंटरफेस क्या होता है या कैसे दिखता है फंक्शन, f(x) इक्वल टू बॉक्स के अंदर हम लोग कोई फंक्शन इधर दिखा, तो हमें समझ जाना है कि वो फंक्शन जो है वो हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। अब हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी बॉक्स के अंदर यहाँ पे लिखा है फॉर एग्जांपल 2.72, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो 2 के बराबर हो जाएगा। कैसे सर, कैसे सर, आपने तो लिख दिया, आपको पता है, आपने पढ़ा है। भाई भाई रुको रुको, मैं बताता हूँ। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा ना, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, लेफ्ट साइड वाला सबसे नियरेस्ट इंटीजर हमारे पास आंसर होगा, जो भी नियरेस्ट है। तो 2.7 के जो लेफ्ट है, मतलब देखो 2.7 हमारे पास इधर है, फॉर एग्जांपल कि मैं एक बार नंबर लाइन समझाता हूँ आपको, ठीक है, नंबर लाइन में ऐसे मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है, और यहाँ पे कहीं 2 होगा, यहाँ पे कहीं हमारे पास 3 होगा, और इसके बीच जो है हमारे पास कहीं 2.7 होगा। मान लेते हैं यहाँ पे 2.5 है, तो इसके करीब यहाँ पे कहीं हमारे पास क्या हो जाएगा, 2.72 होगा कहीं, ठीक है, मान लेते हैं अप्रोक्सीमेट यहाँ पे हमारे पास कहीं होगा, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, लेफ्ट साइड वाला सबसे नियरेस्ट इंटीजर, ये हमारे पास नंबर है, लेफ्ट साइड वाला मतलब ये वाला, इसके करीब लेफ्ट साइड वाला नियरेस्ट इंटीजर हमारे पास क्या है, 2 है, तो यही हमारे पास आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मान लेता हूं, मैं आपको बताता हूं दूसरा एक एग्जांपल करके, एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे समझेंगे, बिकॉज बाकी समझना यूजलेस होगा। सेकंड एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूँ, क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, -3.42, बहुत ही अच्छा नंबर मैंने ले लिया है। इसका आपको क्या बताना है, यहाँ पे
ग्रेटेस्ट इंटीजर बताना है, ठीक है। ये हमारे पास -4 के बराबर होगा, ये तो मैंने बता दिया। सर आपने तो बता दिया, आप बताइए, एक्सप्लेन करिए कैसे होगा। क्या किया मैंने, -3 पहले आता है या -4, -4 यहाँ आएगा और यहाँ पे -3 कहीं रहेगा, तो -3.42 कहाँ पे रहेगा, कहीं यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे रहने वाला है। ये क्या हो जाएगा, -3.42। मैंने आपको क्या बोला, लेफ्ट साइड वाला नियरेस्ट इंटीजर, लेफ्ट साइड मतलब ये है, इसके नियरेस्ट इंटीजर जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो -4 इज नियरेस्ट इंटीजर हमारे पास इन लेफ्ट ऑफ -3.42 के करीब, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं अब जो है आपको यहाँ पे पूरा डेफिनेशन या फिर पूरा आपको जो यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का पूरा डेफिनेशन आपको पता चल गया होगा, कैसे मैंने किया है आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके ग्राफ के बारे में। इसका ग्राफ कैसे होगा वो बताता हूँ। ग्राफ जो है स्टेप अप ग्राफ हमारे पास इधर आता है। कैसे होगा इसका ग्राफ, कैसे बनाएंगे हम लोग, मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने एक यहाँ पे नंबर लाइन या ग्राफ ड्रॉ कर दिया है। अब हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास जिंट ऑफ या फिर जिफ ऑफ एक्स है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं एक इंटरवल में यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 है, यहाँ पे फिर 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। यहाँ पे -1 होगा, यहाँ पे -2 होगा, यहाँ पे -3 होगा, ऐसे चलता जाएगा, करेक्ट है, ओके। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ऐसे चलता जाएगा, करेक्ट। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू -1 और 0 के बीच लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, 0 और 1 के बीच, मतलब कौन सा वाला एरिया, ये वाला एरिया। अगर मैं इस वाले एरिया में पूछता हूँ 0 से लेकर, सॉरी ये वाला एरिया तो नहीं हमारे पास, हाँ 0 से x में अगर पूछता हूँ, मतलब x की वैल्यू 0 से लेकर ये वाला जो एरिया है वो होगा, करेक्ट है, दिस वाला एरिया, मैं आगे जा रहा हूँ, ये वाला एरिया, ठीक है। अगर ये वाले एरिया में हमारे पास 0 से x है तो मैंने क्या बोला, नियरेस्ट इंटीजर जो हमारे पास लेफ्ट होगा, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, करेक्ट है, 0 आ जाएगा, ओके। समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ आपको। अब बढ़ते हैं आगे, हमारे पास नेक्स्ट जो होगा दैट इज, एक सेकेंड, अगर हमारे पास ये है तो आंसर हमारे पास 0 आएगा। अगर मैं यहीं पे इंटरवल को थोड़ा चेंज करता हूँ और इंटरवल को क्या ले लेता हूँ, 1 से लेकर 2 तक, 1 से लेकर हमारे पास x की वैल्यू जो है वो 2 तक जा सकती है, तो इसका जो आंसर आएगा 1 से लेकर 2 आपको बताना है क्या, 1 से लेकर 2 में हमारे पास जो नियरेस्ट इंटीजर है वो हमारे पास 1 होगा, तो कोई भी नंबर ले लो यहाँ पे 2 तक, करेक्ट है, 2 तक कोई भी नंबर ले लो तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 1 के बराबर हमारे पास आएगा। ऐसे ही हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 है तो यहाँ पे 0 आ रहा है, तो करेक्ट कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ पे हमारे पास ओपन सर्कल, यहाँ पे क्लोज सर्कल। अगर मैं 1 की बात करता हूँ तो ये हमारे पास क्लोज यहाँ पे आएगा, मतलब पूरा डार्क सर्कल, और यहाँ पे कहीं हमारे पास खुला सर्कल आएगा। फिर ऐसे ही करके हमारे पास यहाँ पे अगर मैं 2 से लेकर 3 करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास ओपन सर्कल, क्लोज सर्कल मतलब डार्क सर्कल आएगा, यहाँ पे ओपन। और सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे भी अगर मैं देखूँ तो कुछ इस तरह का आने वाला है, यहाँ पे हमारे पास ओपन सर्कल, मतलब क्या बोलते हैं, ओपन सर्कल यस एंड डार्क सर्कल, कुछ इस तरह से आएगा। फिर यहाँ पे हमारे पास ऐसे एंड यहाँ पे डार्क सर्कल, तो यहाँ पे कोई एक स्टेप्स की तरह, सीढ़ियों की तरह आपको यहाँ पे ग्राफ देखने को मिलेगा। कैसे आता है, आप यहाँ पे वैल्यू पुट करना, मैंने आपको डेफिनेशन बता दिया है, तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम आने नहीं वाली है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे डोमेन की, जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, डोमेन जो है वो हमारे पास वैल्यूज ऑफ एक्स आती है, दैट इज बिलोंग्स टू हमारे पास सारे रियल नंबर, आप कोई भी रियल नंबर ले लो, यहाँ पे वैल्यू वो डोमेन हो सकता है। अगर मैं रेंज की बात करूँ, यहाँ पे रेंज दैट इज वैल्यूज ऑफ वाई, तो वो हमेशा जो है हमारे पास ओनली इंटीजर जो है वो हमारे पास यहाँ पे आंसर होगा, इंटीजर ही जो है हमारे पास इसका आंसर होने वाला है, कोई भी पॉइंट में नंबर हमारे पास इसका आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारे जो है यहाँ पे कंसेप्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर का समझ में आया होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके प्रॉपर्टीज के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नेक्स्ट पेज में। तो गाइज अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। सबसे पहला जो प्रॉपर्टी आता है, कोई भी गाइज मेरे पास फंक्शन है मान लेते हैं, उसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, उसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन टू दी पावर जितना भी चले वो हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक ही आता है। तो जितनी बार कर लो वो वैल्यू जो है, क्योंकि एक बार अगर इंटीजर आ गया, फॉर एग्जांपल, ठीक है, मान लेता मैं एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो एग्जांपल मेरे पास क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2.72 जो हम लोगों ने पिछले किया था, उसको चेंज करके कुछ और ले लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास क्या हो जाएगा, इधर मान लेते हैं -2.42 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना हो जाएगा, दैट इज -3 के करीब हमारे पास आएगा। अब ये -3 हमारे पास एक बार इंटीजर आ चुका है, फिर इसका जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लोगे तो वही हमारे पास इंटीजर आ जाएगा ना, बिकॉज एक बार इंटीजर आ गया तो इसका इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो इंटीजर ही होता है। तो क्लियरली बार बार आप जब करते जाओगे तो इंटीजर आ जाएगा, एक बार आप करोगे तो सेम आंसर हमारे पास आएगा, करेक्ट है। अब गाइज एक बात हमारे पास इंटरेस्टिंग सा जो हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर्टी आता है, हमारे पास यहाँ पे
ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस या माइनस कुछ भी हो, एक इंटीजर, कोई भी हमारे पास इंटीजर प्लस और माइनस हम लोगों ने कर दिया, तो उसकी जो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आएगी वो एक्स का जो हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा वो बाहर से हम लोग इस इंटीजर को यहाँ पे निकाल सकते हैं। सीधी सी बात मैं ये कह रहा हूँ, अगर हमारे पास इंटीजर मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में जो है प्लस या माइनस किया है, तो मैं उसे इंटीजर को बाहर निकाल के प्लस या माइनस यहाँ पे कर सकता हूँ। ठीक है, कोई रुकावट नहीं होगी, बिकॉज इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो इंटीजर ही होता है। अब थर्ड जो है हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू का इंटरवल कितना हो सकता है। एक्स हमारे पास इधर है, तो एक्स जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो हमारे पास मैक्सिमम तो एक्स की तरह एक्स के जो है इक्वल हो सकता है, एंड मिनिमम जो है वो हमारे पास एक्स माइनस वन तक ही जा सकता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है मैं अभी लिखने वाला हूँ, हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ दैट फंक्शन माइनस के साथ, तो वो किसके बराबर होगा, दैट इज जीरो के बराबर हो जाएगा। अगर हमारे पास यहाँ पे जीरो के बराबर होगा, अगर हमारे पास एक्स की वैल्यू इंटीजर है तो, और हमारे पास माइनस वन हो जाएगा अगर हमारे पास यहाँ पे एक्स की वैल्यू इंटीजर नहीं है तो। इंटीजर अगर नहीं है तो माइनस वन के बराबर आएगी, और अगर इंटीजर है तो हमारे पास जीरो के बराबर आ जाएगी। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने इसलिए आपको यहाँ पे लिखवा दिया है। अब और एक बताना चाहता हूँ आपको, यहाँ पे एक सीरीज आती है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की, वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। सीरीज जो है हमारे पास यहाँ पे आता है, आपने बहुत क्वेश्चंस में यहाँ पे यूज होगा। सीरीज क्या है, हमारे पास पहला सीरीज जो है हमारे पास एक्स अपॉन एन, ठीक है, और यहाँ पे फिर एक्स प्लस वन अपॉन एन हो गया, ठीक है, एक्स प्लस टू अपॉन एन हो जाएगा। ऐसे करते 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 हमारे पास चलेगा वो कहाँ तक, एक्स प्लस एन माइनस वन अपॉन एन तक जाएगा। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू आती है गाइस, जब इंटीजर लोगे तो मैं डायरेक्ट आपको वैल्यू लिख रहा हूँ, आपको ध्यान रखना है वो एक्स इंटीजर एक्स के बराबर ही आता है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे और एक क्या है, एक्स की वैल्यू जो है वो रियल नंबर होगी, और जो एन की वैल्यू है वो हमारे पास नेचुरल नंबर होगी। ये इसके जो है कंडीशंस है। उसके बाद आता है हमारे पास सेकंड सीरीज, वो भी मैं आपको यहाँ पे लिखवा देता हूँ क्या होगा हमारे पास सेकंड सीरीज। एक सेकंड, हाँ, जो सेकंड सीरीज हमारे पास इधर आता है मॉड जेंट ऑफ एक्स प्लस हमारे पास जेंट ऑफ एक्स वन अपॉन एन प्लस के साथ, प्लस फिर हमारे पास इसे चलता जाएगा कहाँ तक, हमारे पास एक्स एन माइनस वन अपॉन एन तक जाएगा। तो इसकी जो हमारे पास समेशन की वैल्यू आती है वो एन एक्स के बराबर आती है, एन एक्स के बराबर हमारे पास इधर आ जाती है। तो यही तक गाइस था हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ जेंट। अब हम लोग नेक्स्ट फंक्शन के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो फ्रैक्शनल पार्ट होता क्या है, कैसे फंक्शन होता है, उसके बारे में बात करेंगे, बट आपको प्रॉपर्टीज यहाँ पे नोट डाउन कर लेना है। तो प्रॉपर्टीज आपके स्क्रीन में यहाँ पे विजिबल होगा। तो गाइस चलिए बात कर लेते हैं हम अपना नेक्स्ट फंक्शन, जिसका नाम है फ्रैक्शनल पार्ट। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे पास कर्ली ब्रैकेट्स में इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। x इज इक्वल टू होता है हमारे पास x जो भी नंबर है फंक्शन माइनस उसका जेंट, जो जेंट आया है उसको माइनस कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x आ जाएगा। करेक्ट है, करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ कि कैसे ये जो फंक्शन यहाँ पे होता है। बिल्कुल देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पे उल्टा है जेंट का। अगर मैं यहाँ पे कोई नंबर लेता हूँ, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 11/2, ठीक है, 11/2 मैंने यहाँ पे ले लिया है, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, मैंने अभी क्या बोला आपको, जो फ्रैक्शनल पार्ट है हमारे पास किसके बराबर होता है, दैट इज द नंबर इटसेल्फ माइनस जेंट ऑफ दैट नंबर, जेंट ऑफ दैट नंबर। अगर मैं बात करूँ 11/2 का, ठीक है, जेंट ऑफ दैट नंबर, तो यहाँ पे पहले तो अच्छी तरीके से इसको लिख देते हैं, जेंट ऑफ दैट नंबर दैट इज 11/2 का यहाँ पे जेंट। अगर मैं इसका जेंट निकालता हूँ 11/2 क्या होगा, 10 हमारे पास 5 पॉइंट समथिंग होगा, समथिंग कुछ होगा, यहाँ पे 1 बचेगा, फिर वो करेंगे 5 पॉइंट कुछ कुछ होगा इधर। ठीक है, मान लिया मैंने। अब जेंट ऑफ दिस हमारे पास किसके बराबर होगा, मैंने बोला था लेफ्ट साइड वाला जो नियरेस्ट इंटीजर है वही हमारे पास वैल्यू होगा, तो ये 5 के बराबर है। तो क्लियरली मैं ये कह सकता हूँ कि 11/2 माइनस 5 इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, दैट इज 1/2। ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी किसकी, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ दिस, दैट इज 0.5 के करीब हमारे पास इधर आता है। ओके, तो ये गाइस उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि क्या मतलब होता है इसका, दैट इज जेंट सॉरी फ्रैक्शनल पार्ट का। एग्जांपल नंबर 2 ले लेता हूँ। यहाँ पे मैंने मान लिया, मैंने ले लिया यहाँ पे माइनस कह रहा हूँ रूट टू मैंने यहाँ पे ले लिया, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, रूट 2 माइनस हमारे पास जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ रूट 2। करेक्ट है, ओके। तो रूट 2 की 1.41 के करीब कुछ वैल्यू आती है, माइनस हमारे पास ये हो जाएगा 1.4 मतलब 1 हो जाएगा यहाँ पे, दैट इज 0.41 हमारे पास इधर क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है,
तो आपको क्लियरली यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि इसके दो डोमेन है, डोमेन आप कुछ भी रख सकते हो यहाँ पे, एक्स की वैल्यू जो होती है वो बिलोंग्स टू रियल नंबर, आप कोई भी वैल्यू डाल दो इसमें, बट जो रेंज होगा ना, दैट रेंज जो होगा यहाँ पे हमारे पास, दैट इज वैल्यूज ऑफ वाई बिलोंग्स टू ओनली 0 से लेकर 1, 0 हो सकता है एंड 1, उसको मैं ओपन ब्रैकेट, 1 के बराबर कभी नहीं होगा, 1 के बराबर कभी नहीं होगा, 1 के बराबर आप रख के देखना, कोई भी फंक्शन देखना, बराबर कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं गाइज इसके जो ग्राफ के बारे में। यहाँ पे गाइज ग्राफ जो है वो एक कांस्टेंट ग्राफ आता है, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे कुछ इस तरह से हम लोग ग्राफ बनाएंगे इसका। यहाँ पे आप अगर 0 से जो है यहाँ पे इंटरवल लेता हूँ, ये हो गया हमारे पास 0, ये हो गया 0, देन 1, देन 2, देन 3, ऐसे चलता जाएगा, 4, 5 ऐसे चलता जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1, -2 ऐसे, ठीक है। तो अगर मैं 0 से लेकर 1 तक लेता हूँ तो हमारे पास जो फ्रैक्शनल पार्ट आएगी वो हमारे पास 0 से 1 के बीच होगा। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरह से, यहाँ पे हमारे पास ओपन ब्रैकेट कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है, करेक्ट है। सॉरी, यहाँ पे हमारे पास ऐसे। अगर मैं 1 से लेकर 2 जाता हूँ तो हमारे पास यहाँ पे जो है क्लोज ब्रैकेट आएगा, यहाँ पे हमारे पास ओपन ब्रैकेट आ जाएगा कुछ इस तरह से, ऐसे। फिर अगर मैं 2 से लेकर 3 जाता हूँ तो हमारे पास यहाँ पे क्लोज जो है डार्क यहाँ पे आएगा, ओपन यहाँ पे आएगा, ऐसे ही चलता रहेगा। अगर मैं 1 से लेकर यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे ओपन आएगा, यहाँ पे हमारे पास क्लोज आएगा, ठीक है, ऐसे। देन अगर मैं यहाँ से -1 से 2 में देखता हूँ तो ये कुछ इस तरह से आने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ऐसे इन्फिनिटी तक हो जाएगा। 1 से लेकर इन्फिनिटी ही वो हमारे पास रहने वाला है, 1 मतलब 0 से लेकर 1 ही हमारे पास इसकी वैल्यू होगी। तो ये किसका ग्राफ हो गया हमारे पास, वाई बराबर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ हमारे पास बन के आ गया। अब जो है हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इसके प्रॉपर्टीज के बारे में एंड करते हैं सारे फंक्शंस को, ठीक है। अगर मैं बात करूं प्रॉपर्टीज की, अगर मैं यहाँ पे बात करूं इसका प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट, तो जो यहाँ पे सबसे पहला प्रॉपर्टी आता है मैंने वो लिख दिया है कि 0 से लेकर हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, 1 तक रहेगा, बट 1 के बराबर कभी नहीं होगा। अगर हमारे पास इंटीजर है यहाँ पे, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ इंटीजर, एनी इंटीजर, तो वो हमारे पास 0 के बराबर आता है। दूसरी बात ये, हमारे पास जो यहाँ पे कोई इंटीजर मैंने यहाँ पे ले लिया है, मतलब कोई भी क्या बोलते हैं, जिंट ऑफ एनी नंबर, एंड उसका फ्रैक्शनल पार्ट, ये भी हमारे पास किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा, ठीक है। एंड वाइस वर्सा भी हमारे पास ट्रू होगा, करेक्ट है। अगर मैं चौथी प्रॉपर्टी की बात करूँ, अगर हमारे पास यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एनी इंटीजर मैंने यहाँ पे कर दिया है तो वो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ इंटीजर के बराबर हो जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ दैट नंबर, मतलब जो भी नंबर आपने लिया है। एंड और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास इधर है वो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। बाकी सब प्रॉपर्टी तो कॉमन सेंस यूज करके पता चल जाएगा अगर आपको डेफिनेशन पता है फ्रैक्शनल पार्ट का, बट ये थोड़ा सा हमारे पास इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर होगा जब हमारे पास x जो है वो इंटीजर है, और हमारे पास 1 के बराबर होगा जब हमारे पास x जो है वो हमारे पास नॉन इंटीजर है, मतलब इंटीजर के बराबर नहीं है। तो ये आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है। प्रॉपर्टीज मैंने सारी बता दी है, और जो है ग्राफ एंड डोमेन वगैरह मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। अब जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसके बाद लास्ट फंक्शन जिसका नाम है सिग्नम फंक्शन। एंड लास्टली हम लोग यहाँ पे जितने भी फंक्शन हम लोगों ने आज पढ़ा है उसके बारे में एक कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना कौन सा फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, दैट इज 7वां फंक्शन हमारे पास इधर होने वाला है जिसका नाम है सिग्नम फंक्शन। तो गाइज अब हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे सिग्नम फंक्शन के बारे में। सिग्नम फंक्शन होता क्या है, कैसा इसका इंटरफेस रहता है। सिग्नम फंक्शन की अगर मैं बात करता हूँ तो fx जो है वो हमारे पास किसके बराबर आता है, fx इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ x, करेक्ट, इज इक्वल टू हमारे पास 3 वैल्यूज गाइज इसकी होती हैं, 3 वैल्यूज के अंडर ये घूम फिरता है, 1 और 1, 0 एंड -1। कब होगा 1, जब x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 हो, वो 0 तभी होगा जब हमारे पास x की वैल्यू 0 के बराबर हो, एंड -1 तब होगा जब x की वैल्यू जो है वो लेस देन 0 हो, ठीक है। तो ये है गाइज इसका डेफिनेशन। अगर मैं बात करूँ इसके डोमेन के बारे में, यहाँ पे डोमेन के बारे में यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ सिग्नम फंक्शन की, दैट इज वैल्यूज ऑफ x, हो सकता है कोई भी रियल नंबर, बट हमारे पास यहाँ पे रेंज जो है वो हमारे पास सिर्फ क्या हो जाएगा, वैल्यूज ऑफ y आर ओनली -1, 0 एंड 1, ठीक है। तो ये कहीं 3 ही फंक्शन की वैल्यू दे सकता है, मतलब y जो रेंज है वो 3 ही है, बाकी जो डोमेन हो सकता है वो रियल नंबर कुछ भी हो सकता है। ग्राफ की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ग्राफ के बारे में, ठीक है, ग्राफ की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो कुछ इस तरह से हमारे पास ग्राफ इसका होता है, बिकॉज इसकी 3 ही वैल्यूज होती हैं। अगर मैं यहाँ पे कोई भी मतलब नंबर दे सकता हूँ, यहाँ पे अगर मैं 0 देता हूँ, इसका मतलब कोई भी वैल्यू होगा इसका, ठीक है, मान लेते हैं।
तो हमारे पास इसकी वैल्यू 0 होगी, या फिर यहाँ पे 1 हो सकती है, या फिर यहाँ पे क्या हो सकती है -1 हो सकती है। यही 3 वैल्यू हमारे पास इधर होंगे। अगर -1 है तो हमारे पास नेगेटिव अगर रहता है x की वैल्यू तो हमारे पूरा नेगेटिव दिखाना पड़ेगा यहाँ से, तो ये हमारे पास -1 वैल्यू देगी। अगर हमारे पास पॉजिटिव x की वैल्यू पॉजिटिव रहती है तो हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू होगा। तो ये हमारे पास पूरा ग्राफ है इसका y बराबर सिग्नम SGN x का हमारे पास, करेक्ट है। ओके, समझ में आ गया। अब मैं एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ आपको, जिससे आपको और क्लैरिटी यहाँ पे मिल पाए, ठीक है। तो चलिए गाइस देखते हैं क्वेश्चन जो है आपको एग्जांपल मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। क्या होगा एग्जांपल, मान लेते हैं मेरे पास यहाँ पे सिग्नम ऑफ x² -4 पूछा गया है, ठीक है। कैसे से सॉल्व करेंगे सिग्नम ऑफ x² -4। तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अगर हमारे पास x की वैल्यू अगर मैं 2 दे दूंगा, क्या करूंगा, x की वैल्यू में अगर 2 दे दूंगा तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो फंक्शन है, मतलब जो फंक्शन की वैल्यू है वो हमारे कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी, बिकॉज एक वैल्यू हो गया, बिकॉज यहाँ पे 0 हो गया, x बराबर 0। अगर मैं x से कोई भी ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ पे रखता हूँ तो x की वैल्यू अगर मैं -∞ से -2 यूनियन -2 से मतलब 2 से लेकर इन्फिनिटी अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ तो यहाँ पे उसकी वैल्यू जो है वो 1 देगी, बिकॉज यहाँ पे x की वैल्यू पॉजिटिव है। और सिमिलरली अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे -2 से 2 रखता हूँ तो यहाँ पे जो वैल्यू देगी डेट इज -1 यहाँ पे मिल जाए, करेक्ट है। हमें बस ये वाला यहाँ पे टर्म आपको ध्यान रखना है कि 3 वैल्यूज आती हैं कहाँ पे, अगर x पॉजिटिव रहता है तो 1, x अगर 0 के बराबर रहता है तो 0, एंड x नेगेटिव रहता है तो हमारे पास यहाँ पे -1 आती है, ठीक है। तो ये था गाइस सिग्नम फंक्शन। हम लोगों ने सारे फंक्शंस जो मेन फंक्शंस थे उसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब जो है हम लोग कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं इसी फंक्शन से रिलेटेड, जो कि ये सारे फंक्शन जो है हमारे पास काम आ सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। आपने अगर नोट नहीं किया है तो जल्दी से नोट कर लीजिए। तो गाइज क्वेश्चन आपके स्क्रीन में विजिबल होगा। सबसे पहला क्वेश्चन लॉगरिथमिक का है, जे एडवांस का गाइज ये क्वेश्चन है। हमारे पास क्वेश्चन कहता है कि log बेस 2 9 का होल स्क्वायर का होल टू द पावर 1 अपॉन log 2 और कुछ इस तरह से दे रखा है, कुछ एक्सप्रेशन है, मल्टीप्लाइड बाय √7 और 1 अपॉन log बेस 4 7 दे रखा है। बार बार अगर मैं ध्यान से गाइज चीज़ों को देखूँ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये log टू दी मतलब बेस 2 9 और ये log बेस 2 9 ये रिपीट हुआ एक बार। तो मैं अगर यहाँ पे log बेस 2 9 को t बोल दूं तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे एक्सप्रेशन, देन हमारे पास जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है क्या लिखा होगा यहाँ पे, डेट इज इक्वल टू हमारे पास t का स्क्वायर की होल पावर, हमारे पास t का स्क्वायर log t होल स्क्वायर, कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, करेक्ट है। सॉरी यहाँ पे क्या होगा, t स्क्वायर मैंने बोल दिया था 1 अपॉन log 2t के बराबर यहाँ पे लिखा हुआ है, करेक्ट है ना। ध्यान से देखूं, अगर मैं इस चीज को देखूं ध्यान से, ये जो है जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इसे, दैट इज इक्वल टू हमारे पास 1 अपॉन log 2t, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, log t स्क्वायर के बराबर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, log t स्क्वायर के बराबर लिख सकता हूँ। यहाँ पे सीधी सी बात ये है, कैसे मैंने ये चीज को लिखा है, यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है। क्या, अगर कभी हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है log बेस बी ए इज इक्वल टू 1 अपॉन log a बेस b, कुछ इस तरह से हम लोग इसे बोल सकते हैं, रेसिप्रोकल हमारे पास कर सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर हम लोग रेसिप्रोकल लेते हैं तो, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, मैंने इसे लिख दिया है। तो क्लियरली ये क्या लिखा हुआ है, डेट इज t स्क्वायर टू दी पावर हमारे पास log t स्क्वायर। अब जो है इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, डेट इज t, और यहाँ पे मैं log t स्क्वायर को अंदर ला सकता हूँ कि पावर हमारे पास क्या हो जाएगी, स्क्वायर हो जाएगा टोटल। अब log, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो स्क्वायर है, मतलब क्या करूँगा मैं, यहाँ पे देखो ये t स्क्वायर को इधर लाऊंगा और ये यहाँ पे ले आऊंगा, तो क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा, दैट इज 2 हमारे पास, एंड टू दी पावर log के अंदर t और पूरे का हमारे पास क्या रखा हुआ है, स्क्वायर हो जाएगा। ये पता है हमें किसके बराबर है, 1 के बराबर हो जाएगा, टू दी पावर हमारे पास स्क्वायर 4 के बराबर ही आ जाने वाला है। अब सेपरेटली हम लोग सॉल्व करने वाले हैं दूसरे वाले को। तो 7 हमारे पास ये हो गया, पहला वाला खत्म, पहला जो जंजाल था उसे हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है। अब आता है सेकंड वाला, दैट इज log 4 7 हमारे पास इधर आ जाता है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, दोनों को जब मैं जो है रूट को 1/2 कर सकता हूँ, यहाँ पे 1/2 log एक सेकेंड log 7/4 है, मतलब बेस 4 है, इसको चेंज करना है, रेसिप्रोकल लूंगा तो हमारे पास यहाँ पे 7 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, करेक्ट है। यहाँ पे फिर 1/2 लिखा हुआ है, ठीक है सर, समझ में आ गया। अब ये जो log 7/4 है, इसको हम लोग 1 बोल सकते हैं कि नहीं, log 7/4 को हम लोग 1 बोल सकते हैं कि नहीं, बोल सकते हैं, करेक्ट है। कैसे बोलेंगे, सीधी सी बात ये है, इसको
आपको देखना है, मैं ये जो मैंने किया था ये यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे आएगा, तो log 771 हो जाएगा, तो 7/√। तो ये सिंपल सी बात है, हमारे पास किसके बराबर आ गया, यहाँ पे सॉरी 4 आएगा ना, यहाँ पे 4 रहेगा तो 771 हो गया, तो 7 का हमारे पास इधर हाफ दैट इज 2 के बराबर हमारे पास इधर आंसर आ जाएगा। तो अब जो है मल्टीप्लीकेशन पूछा था, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 2, अब मैं फाइनल आंसर लिखने वाला हूँ। तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज 8 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। जी एडवांस का ये क्वेश्चन है, तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास 8। ठीक है, तो सिंपल सी बात थी, आपको सिंप्लीफाई करके प्रॉपर्टीज का बेहतरीन यूज करके आपको यहाँ पे आगे चलना था। प्रॉपर्टीज मैंने लिख दिया है कि कौन सा प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज हुआ है, तो आपको फिर से इसे जब पॉज करके आप जब कर रहे हो तो फिर से आपको एक क्वेश्चन को ट्राई करना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं गाइस हमारे पास नेक्स्ट सवाल की ओर, जो कि हमारे पास होने वाला है क्या, मॉडुलस फंक्शन का एक सवाल। ठीक है, एक सेकेंड। तो गाइज आपको स्क्रीन में क्वेश्चन विजिबल होगा। क्वेश्चन गाइज मॉडुलस फंक्शन के ऊपर है। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन में कुछ एक्सप्रेशन दिया रहा है, x² - 4x + 3 का मॉड प्लस x² - 4 का मॉड इज इक्वल टू 7 - 4x के मॉड के बराबर है। अगर मैं ध्यान से इस वाले एक्सप्रेशन को मैं x मान लेता हूँ, कैपिटल X, और इस वाले एक्सप्रेशन को मैं y मान लेता हूँ, तो ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ये हमें पता है x - y लिखा होगा। ठीक है, x - y के बराबर यहाँ पे लिखा होगा। क्यों, अब बताइए क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास x माइनस, तो हमें ये पता है x मॉड x प्लस मॉड y इज इक्वल टू हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, x माइनस वाई। अगर ये है हमारे पास, अगर ये है तो मैं ये कह सकता हूँ, एक सेकेंड, अगर ये है देन हमारे पास ये, मैंने आपको रिजल्ट बताया था, क्या रिजल्ट था गाइज, वो रिजल्ट ये था कि हमारे पास x और y दोनों की जो हमारे पास यहाँ पे x और y का मल्टीप्लिकेशन लेस देन इक्वल टू 0 आना चाहिए, तभी ये पॉसिबल है। ठीक है, बाई प्रॉपर्टी। ठीक है, हमें ये चीज़ पता है, आपने प्रॉपर्टी चेक करना है आपके नोट्स में, ये आपको मिलेगा। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x² - 4x + 3 मल्टीप्लाइड बाई x² - 4। अब हमारे पास कौन सा फैक्टर आएगा इसमें, अगर मैं देखूं, ये तो हमारे पास सिंपल सी बात है, x प्लस क्या हो जाएगा, x + 2 और x - 2 के बराबर आएगा ये फैक्टर्स। और इसके अगर मैं फैक्टर्स देखूं दैट इज x - 1, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके आप निकाल सकते हो, x - 3 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास कितने फैक्टर आ गए, x - 1 आ गया, x - 3 आ गया, x + 2 आ गया, और x - 2 हमारे पास इधर आ जाता है। अब हम लोग वेवी कर्व यहाँ पे लगाने वाले हैं। सबसे पहले 1 देन 2, सबसे पहले तो यहाँ पे -2 आएगा ना, पहले तो -2, देन हमारे पास 1, देन हमारे पास यहाँ पे 2, एंड देन हमारे पास इधर क्या हो जाएगा 3। करेक्ट है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, हमें क्या चाहिए, अब ये जो है हमारे पास लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये कंडीशन है, तभी ये जो है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। अगर मैं देखूँ यहाँ पे, ये हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव फिर नेगेटिव हमारे पास यहाँ पे, और ये पॉजिटिव हो जाएगा क्लियरली। ठीक है, ध्यान से देखो, हमें कौन सा एरिया चाहिए, हमें चाहिए ये वाला एरिया। इक्वल टू दे रखा है तो मैं इक्वल टू का यहाँ पे जो है डार्क जो है सर्कल्स यहाँ पे लूंगा। ठीक है, तो ये अगर मैं यहाँ पे इंटरवल लिखता हूँ, ध्यान से देखिए, इंटरवल अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा इस पूरे जो है हमारे पास यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यूज जो होंगी वो क्या होंगी, -2 से लेकर -1, -2 से लेकर 1 हमारे पास क्लोज्ड ब्रैकेट में, यूनियन हमारे पास -1 क्लोज ब्रैकेट में, यूनियन हमारे पास 2 से लेकर 3। तो ये हो गया x की वैल्यूज जितनी सारी हैं, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको जो है यहाँ पे पूरा क्वेश्चन जो है वो समझ में आया है। हमें जो है यहाँ पे क्या निकालना था, डोमेन निकालना था x का, डोमेन मतलब वैल्यूज ऑफ x यहाँ पे हमारे पास निकालनी थी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन जो है वो समझ में आया होगा। प्रॉपर्टी कौन सा यूज हुआ है मैं यहाँ पे लिखो देता हूँ फिर से, प्रॉपर्टी यूज्ड, कौन सा प्रॉपर्टी यूज हुआ है, अगर कभी हमारे पास x प्लस वाई हमारे पास इज इक्वल टू, हम इसे लिख सकते हैं x मॉड x प्लस मॉड वाई, एंड अगर x माइनस वाई है तो ये इसको भी हम लोग x प्लस वाई मॉड मतलब सेम चीज़ लिख सकते हैं यहाँ पे ऐसे करके। बट ये जो है हमारे पास क्या होगा, तब लिख सकते हैं जब हमारे पास x डॉट वाई इन दोनों का जो है हमारे पास क्या बोलते हैं इसको, ग्रेटर लेस देन 0 हो, एंड ये जो है हमारे पास डॉट वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी ये जो है पॉसिबल होंगे, मतलब सेम साइन एंड ऑपोजिट साइन हमारे पास इधर होगा। सेम साइन मतलब x और y जो है वो हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएंगे, ऑपोजिट साइन मतलब x और y जो है हमारे पास लेस देन इक्वल टू 0 आएंगी। ठीक है, तो गाइज उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइज ये रहा हमारे पास सेकंड क्वेश्चन, मतलब थर्ड क्वेश्चन इस पूरे हमारे पास टॉपिक का। यहाँ पे गाइज जेंट के ऊपर मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का गाइज ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि हमारे पास GIF ऑफ
ऑफ GIF 2 - x प्लस एक्स का पूरा होल GIF इज इक्वल टू 1 के बराबर दे रखा है, तो x की वैल्यूज हमें बतानी है, x की वैल्यूज के इंटरवल। सबसे पहली बात तो ये, अगर मैं इसको एक इंटीजर मान लेता हूँ, इंटीजर हम मान लेते हैं इस चीज़ को, ठीक है। अगर ये इंटीजर है तो मैं क्लियरली ये कह सकता हूँ कि दिस इंटीजर बाहर निकल आता है डायरेक्टली हमारे पास, प्लस जो है हमारे पास यहाँ पे क्या बच जाता है, जो x है उसका इंटीजर, ठीक है। ये हमारे पास प्रॉपर्टी यूज़ किया हम लोगों ने। प्रॉपर्टी क्या बोलती है प्रॉपर्टी, कि x प्लस या माइनस हमारे पास कोई इंटीजर अगर है, ठीक है, और उसका जेंट पूछा जा रहा है, तो दैट इज इक्वल टू जेंट ऑफ दैट x प्लस हमारे पास यहाँ पे या माइनस जो भी है इंटीजर हमारे पास कर सकते हैं। इसका हमारे पास भरपूर यहाँ पे इस्तेमाल कर दिया हम लोगों ने। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप रहने वाला है 2 - x का, जो हमारे पास यहाँ पे रहेगा, क्या कर सकते हैं, सेम वही प्रॉपर्टी हमें यूज़ करनी है। प्रॉपर्टी जब हम लोग यूज़ करेंगे तो क्या निकाल सकते हैं, इंटीजर है तो इंटीजर को बाहर निकाल लेंगे, और बाहर निकालने के बाद हम लोग कुछ इस तरह से यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, जो कि सरासर यहाँ पे गलत हो जाएगा गाइस, ठीक है। आपको यहाँ पे प्लस होना चाहिए, अगर प्लस बनाना है तो 2 हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस यहाँ पे माइनस ऑफ x, ये करेक्ट होगा। तो 2 प्लस माइनस ऑफ दिस प्लस हमारे पास जो जेंट बचा है x का वो भी बराबर है 1 के, ठीक है। अब हमें पता है इसका एक और फॉर्मूला होता है, जेंट ऑफ x एंड जेंट ऑफ माइनस x किसके बराबर है, -1 के बराबर है, करेक्ट है। जेंट ऑफ x प्लस जेंट ऑफ माइनस x इज इक्वल टू -1 के बराबर है। हमें पता है कि अगर ये -1 के बराबर है तो x जो है वो किसके बराबर है, x जो है वो इंटीजर नहीं है, ये हमें पता चल गया। और x अगर इंटीजर नहीं है तो x की वैल्यूज जो है वो क्या होंगी, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट इंटीजर्स, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट इंटीजर्स, ठीक है गाइस। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन जो हमने आज डिस्कस किए हैं वो आप समझ में आया होगा, कुछ सीखने को मिला होगा नया, एंड हाँ गाइस आपको कुछ यहाँ पे जानने को या सीखने को कुछ जानने को मिला होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने वो नहीं किया है तो गाइज हाँ, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, दिस इज इट फॉर टुडेज सेशन, ठीक है। और हमारे पास